वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसा कि आप जानते हैं ये एक एनजीओ है, स्विट्जरलैंड बेस्ड है और इसका जो मुख्यालय है वो कोलोनी कैंटन जिनेवा में है। एक लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो लॉबिंग करती हैं और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जारी करता है। उन्हीं में से एक रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। ये ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है ये प्रतिवर्ष इसके द्वारा जारी की जाती है। 2006 से ये रिपोर्ट निरंतर जारी की जा रही है और 2023 की जो रिपोर्ट है अभी इसने जारी किया है, जिसमें 146 कंट्रीज को शामिल किया गया है। और इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में जो जेंडर पैरिटी है उसकी दिशा में विभिन्न देशों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो इंडेक्स में कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है। चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है और एक वैश्विक संस्था है, एनजीओ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप वनडे एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे आप एसएससी की बात कर लें या फिर आप पीसीएस की बात करें, यूपीएससी की बात करें, एसे राइटिंग की बात करें, इन सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिपोर्ट का बहुत ही महत्व है। और हम इस रिपोर्ट को बहुत ही डाइवर्सिफाइड तरीके से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको भी इंक्लूड करेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जामिनेशन के को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस यूपी का जो जीएस पेपर में सोशल इश्यूज का जो टॉपिक है, उस सोशल इश्यूज में किस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस जेंडर गैप रिपोर्ट को इंक्लूड किया जा सकता है अपने आंसर को इंप्रूव करने के लिए, वहां पर भी हम इसको पॉइंट आउट करते चलेंगे। साथ ही साथ एसे राइटिंग में महिला सशक्तिकरण के ऊपर या महिलाओं से जुड़े हुए या जेंडर इनइक्वलिटी के ऊपर किस तरीके से कभी कभी आपको जब एसे लिखना होता है तो आप कहां से फैक्ट ला सकते हैं, करंट फैक्ट ला सकते हैं और अपने आंसर को दूसरों से डिफरेंट कर सकते हैं, वो भी हम फोकस करेंगे। अगर हम ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें तो इसका जो मैकेनिज्म है, जो ये मेजर्स किस स्कोर्स को करती है, तो उसमें 0 से 100 तक का एक स्केल होता है और 0 से 100 के स्केल में जैसे जैसे हम 0 से 100 की तरफ बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 50, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्कोर क्लोज्ड होता है और उतना हम अचीवमेंट प्राप्त कर चुके होते हैं। और इस तरीके से हम पैरिटी से या समानता या इक्वलिटी से कितना दूर हैं उसको हम मेजर्स कर सकते हैं। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इसके जो मार्कर्स हैं, इसमें 4 इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं या इंडिकेटर्स हैं इस इंडेक्स को बनाने के लिए जो कंसीडर किए जाते हैं। उनमें एक है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी, यानी पुरुष और महिला, मेल और फीमेल को इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेशन या भागीदारी, अपॉर्चुनिटी और अवसर की कितनी समानता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है और उसके आधार पर फिर रैंक में स्कोर किया जाता है। फिर एजुकेशनल अटेनमेंट, दूसरा इसका जो मार्कर है वो एजुकेशनल अटेनमेंट है कि महिला और पुरुष, लड़की और लड़के की शिक्षा में किस प्रकार की समानता है या क्या गैप है, उसके आधार पर स्कोर्स का निर्धारण करते हैं। फिर हेल्थ और सर्वाइवल और इसी तरीके से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी सत्ता में भागीदारी के प्रश्न पर, राजनीतिक भागीदारी के प्रश्न पर किसी देश में महिलाओं की क्या भागीदारी है, नीतियों को वो कितना प्रभावित कर सकती हैं, पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन में और पॉलिसीज मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में उनका क्या रोल है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। और इस आधार पर हम जो है इस रिपोर्ट को जो है डेवलप किया जाता है। और अगर हम देखें तो ये रिपोर्ट इस बात पर फोकस करती है कि दुनिया की जो 8 अरब की आबादी है, इस 8 अरब में लगभग 4 अरब लोग महिलाएं हैं और अगर इनका सशक्तिकरण कर दिया जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रिमेंडस चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक 142 करोड़ है और लगभग 70-71 करोड़ की जो पॉपुलेशन है महिलाओं की वो भारत में है। और अगर ये भारत की आर्थिक गतिविधियों में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने लगे, इनके साथ समानता का व्यवहार होने लगे, तो निश्चित रूप से भारत की जीडीपी को भी जो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा और देश जो है
वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था में जो है उसका नेतृत्व कर सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट हमेशा आप कंसीडर करें कि जो जेंडर गैप है, अगर ये कहीं का इसमें कमी हो रही है और यानी जेंडर गैप आपका बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उस देश की आर्थिक संभावनाएं कम हो रही है। लेकिन अगर जेंडर गैप में कमी आ रही है तो निश्चित रूप से वो देश अधिक आर्थिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। फिर अगर हम वर्तमान रिपोर्ट की बात करें तो वर्तमान रिपोर्ट में भारत 2023 की जो जेंडर गैप रिपोर्ट है 2023 की, उसमें भारत की रैंकिंग 127 है, जो कि 146 कंट्रीज में भारत ने पाई है। इस तरीके से अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें 2022 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 135 थी। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का जो है सुधार हुआ है। ये एक अच्छा पॉजिटिव जंप है। लेकिन जो भारत की क्लोजिंग रही है पैरिटी की तरफ वो 64.3% रही है। और इस तरीके से अगर देखें तो अभी भी ये जो जेंडर गैप का इशू है वो किसी भी तरीके से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है और एक लंबा मार्ग, एक लंबा यात्रा हमको अभी इस दिशा में करनी है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि अभी पूरे इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कितने 100 साल लगेंगे जेंडर गैप को समाप्त करने में। और फिर अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एजुकेशन में इनरोलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि अगर हम इनरोलमेंट देखें तो एट ऑल लेवल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक हो, इंडिया ने इनरोलमेंट में अगर हम बात करें तो अक्रॉस ऑल लेवल्स जो है पैरिटी को जो है अटेंड कर लिया है। और एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी समाज के लिए या किसी भी वर्ग के प्रोग्रेस के लिए। क्योंकि जब आपको एजुकेशन मिलती है तो ऑटोमेटिकली क्या इंप्रूव होता है, आपके डेवलपमेंट इंडाइसेस ऑटोमेटिक इंप्रूव करने लगते हैं, आपका न्यूट्रिशन बेहतर हो जाता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास, बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगते हैं। और फिर जो ब्रेक द विशेष साइकिल ऑफ द अर्ली मैरिज, जो चाइल्ड लेबर आप उसको चाइल्ड मैरिज है उसको आप चांसेस कम हो जाते हैं। और जो मैरिज एज की अपर एज लिमिट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जिसका रिजल्ट ये होता है कि पुअर मैटरनल डेथ और चाइल्ड हेल्थ का इंप्रूवमेंट सामने आता है। फिर अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में देखें तो इंडिया में 1993 में 2 अमेंडमेंट लाए गए थे, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 73rd एंड 74th, और जिसके जरिए से ग्राम पंचायतों में और शहरी निकायों में रिजर्वेशन दिया गया था महिलाओं को। और जिसके चलते लोकल गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो लोकल गवर्नेंस में अब महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन हो गया है वो 40% हो गया है और ये एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन माना जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको विधानसभा या लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पार्लियामेंट में भागीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब से ये रिपोर्ट जारी हो रही है यानी 2006 के एडिशन से अगर हम पॉइंट को माने तो अब जो वर्तमान हमारी लोकसभा है उसमें सर्वाधिक 15.1% ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो महिलाएं हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि 1996 से जो है एक रिजर्वेशन बिल जो वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन करता है विधानसभा में और लोकसभा में यानी पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में, जिसमें 33% जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाना है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक एग्जाम्पल के माध्यम से रिपोर्ट में बताया गया है कि नागालैंड भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, स्मॉल स्टेट है जो कि 1963 में बना था। डिस्पाइट ऑफ दैट वहां से सिर्फ 2 महिला विधायक चुनी गई हैं और वो भी कब, इसी वर्ष 2023 में। तो ये उनकी वास्तविक राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है और इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को अगर देखें और अपॉर्चुनिटी को देखें तो इंडिया की जो रैंक है वो नियर बॉटम है, भारत बिल्कुल निचले पायदान पर है। चूंकि भारत की जो पैरिटी है वो 40% से भी नीचे है और इंडिया ने की जो पहुंचा है अभी तक वो 36.7% की पैरिटी अभी जो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में और अपॉर्चुनिटी में भारत प्राप्त कर पाया है। और निश्चित रूप से ये बहुत ही लो परफॉर्मेंस है क्योंकि जब तक हम महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और उनको अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे देश का आर्थिक विकास को जो है सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। फिर
इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर वेजेस की बात की जाए और इनकम की बात की जाए तो इसमें कुछ अप स्टिक्स हुए हैं, कुछ सुधार हुए हैं समानता की दिशा में, लेकिन जो टॉप पोजीशंस हैं किसी भी आर्थिक संगठन में, वहां के सीनियर पोजीशन में और टेक्निकल रोल्स में जो महिलाओं की भागीदारी है, जो उनका शेयर है, वो लगातार कम हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए और इस दिशा में सकारात्मक कानूनी प्रावधान करके हम जो है ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस को सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें उनके आर्थिक कार्यों की, तो एक बहुत बड़ा, कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो निश्चित रूप से उसका पेड वर्क चाहता है, और वो पेड वर्क अगर हम देखें तो वुमेन्स का बहुत सारा काम जो है वो अनपेड वर्क में चला जाता है और कहाँ जाता है, घर में चला जाता है, और जिसके लिए उन्हें कोई भी किसी तरीके का रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है उनके आर्थिक भागीदारी और अवसर की उपलब्धता में। तो इस दिशा में भी सरकार को सोचना और विचार करना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो कुछ सामाजिक आपके की परंपराएं होती हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं, इसी तरीके से सत्तात्मक समाज या पैट्रियार्कल जो सोसाइटल ऑर्डर है, वो भी सारे विषय हैं जो उनके आर्थिक भागीदारी में और अवसरों की उपलब्धता में कहीं ना कहीं कांस्टेंट पैदा करते हैं, बाधा डालते हैं। और फिर सेफ्टी इशू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक देखने की विषय है, क्योंकि अगर हम क्राइम रिपोर्ट्स को देखें तो जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स रहती है उसमें आप पाएंगे कि कितनी घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही हैं। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आया है वो परफॉर्मेंस इन हेल्थ एंड सर्वाइवल है। हालांकि इंडिया ने अपना जो जेंडर रेशियो है वो इम्प्रूव किया है, स्लो हुआ है, लेकिन इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और पेंडेमिक ने निश्चित रूप से जो है इसको प्रभावित किया है, और हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो जेंडर इक्वालिटी है, वो जेंडर इक्वालिटी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, एसडीजी जो है, उसका ये 5वां सबसे बड़ा लक्ष्य है जिन्हें हमें 2030 तक जो है प्राप्त करना है, और पेंडेमिक ने इस दिशा में भी जो है बाधाएं पहुंचाई हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में नेक्स्ट जो होगी 2024 की, उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर 102 कंट्रीज जो हैं लगातार 2006 से कवर्ड की जा रही हैं, और इन सब की अगर 2023 में टोटल क्लोज देखें तो 68.6% उन्होंने अचीव किया है। और अगर इसी करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस से, इसी दर से अगर प्रगति हो रही है पैरिटी की दिशा में, तो 131 साल लग जाएंगे फुल पैरिटी को प्राप्त करने के लिए। फुल इक्वालिटी को प्राप्त करने में 131 साल वर्तमान करंट रेट से लगेंगे। तो आपको सोचना है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरीके से कर सकते हैं। और फिर अलग अलग रीजन के लिए भी रिपोर्ट में बताया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ने एक चार्ट प्रोवाइड किया है, और उस चार्ट में बताया है कि लैटिन अमेरिका में 53 ईयर्स लगेंगे फुल पैरिटी को प्राप्त करने में, यूरोप में 67 ईयर्स लगेंगे, इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका में 95 ईयर्स है, सब सहारा जो है 102 साल लगेंगे, जबकि सदर्न एशिया में 149 ईयर्स लगेंगे। और इंडिया जो है सदर्न एशिया में आता है, क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट जो है पूरे विश्व को 8 भागों में बांटती है, और इस 8 भागों में भारत जो है सदर्न एशिया में है, और इस इलाके में 149 वर्ष वर्तमान रेट पे लगेंगे जो प्रोग्रेस की है आपको फुल पैरिटी हासिल करने के लिए, जो कि सब सहारा अफ्रीका से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब सहारा अफ्रीका में सिर्फ 102 वर्ष लगेंगे। इस यूरोप में भी 160 से ईस्ट यूरेशिया और अगर सेंट्रल एशिया की बात करें 166 लगेगा, और ना मिडिल ईस्ट में 152 और ईस्ट एशिया में 189 जो सर्वाधिक रहेगा। फिर अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर 2000 इंडेक्स की, तो कोई भी कंट्री है अभी तक उसने फुल जो है जेंडर पैरिटी नहीं प्राप्त करी है, लेकिन कुछ देश हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम टॉप 9 कंट्रीज की बात करें तो एक आइसलैंड है, और आइसलैंड पिछले 14 वर्षों से जो है नंबर 1 बना हुआ है। नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारागुआ। देखिए निकारागुआ एक लैटिन अमेरिकी देश है, इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन कर सकता है जब आप मैचिंग के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इसी तरीके से नामीबिया जो है ये अफ्रीका का देश है, और लिथुआनिया एक बाल्टिक देश है। तो इन 3 देशों को आप फोकस में रखें कि टॉप 9 में ये भी शामिल है, और इन्होंने 80% जो पैरिटी को प्राप्त किया है। अगर हम बात करें इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की, तो इन नेबरिंग कंट्रीज में जो इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग 142 है, बांग्लादेश 159 है, और चाइना जो है 107, नेपाल 116, श्रीलंका 115,
और भूटान 103। तो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस जो है भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी रही है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, लोक सेवक द स्टडी IQ को आप सब्सक्राइब कर लें। सारे वीडियोस आपको फ्री मिलेंगे और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो ये PDFs भी जो हैं आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी। टोटल हमारा चैनल पे सारे भी कार्यक्रम जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है। इथिक्स का एक प्रोग्राम चल रहा है फाउंडेशन बैच का, जिसमें बिल्कुल बेसिक से हम इथिक्स को पढ़ा रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको अपडेट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच।